नमस्कार दोस्तों। अभिवादन स्वीकार करिए सोनू निगम का। मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल टेररिज्म पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करिए और पहले उस वीडियो को देखिए। वहाँ मैंने आतंकवाद के मायने, उसका उदय कैसे हुआ, किस तरह से आतंकवाद हावी हुआ, भारत में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं आतंकवादी जो घटी हैं, और किस तरह से ये माना जाता है कि आतंकवाद में एक बदलाव आया है। ये मैंने उस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश की है। यहाँ अब हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में टेररिज्म किस तरह से करवट ले रहा है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एंड टेररिज्म, क्या संबंध देखा जाता है इनके बीच? तो ग्लोबलाइजेशन ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। अगर ये सवाल होता है तो इस सवाल का जवाब हाँ में होना चाहिए, क्योंकि जो आधुनिक आतंकवाद है, जो मॉडर्न टेररिज्म है, जो आज के समय में आप और हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो आज के समय में आतंकवादी घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के द्वारा ही जन्म ली है, या वैश्वीकरण ने उसे बढ़ाने का काम किया है। कैसे? देखिए, गुड्स का, लेबर का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, आइडियोलॉजी का, आज के समय में अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, एक देश से दूसरे देश जाना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? ग्लोबलाइजेशन के चलते। तो आतंकवादी संगठन इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने हमले को अंजाम देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए तालमेल बिठाने में सहयोग प्राप्त करती है। आप देखिए ना, कितनी बड़ी मात्रा में जो है चीज़ें एक देश से दूसरी देश जा रही हैं। आसानी से लोग जो हैं एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, नकली वीज़ा, नकली पासपोर्ट बना के। ये सब, इन सब चीज़ों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। या जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो दूसरे से आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप लिखेंगे अगर कि बॉम्ब कैसे बनता है, तो शायद आपको मिल जाएगा कि कैसे बनता है। तो ये सब जो इंटरनेट की उपज है, ये सब ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, और इससे आतंकवाद को बहुत बढ़ावा मिला है। आप देखिए कि जैसे अल्जीरिया जो चैनल हुआ करता है, तो वहाँ पे जो है ओसामा बिन लादेन या जो बगदादी है, आईएसआईएस के वीडियो रिलीज होते हैं, वो उसके द्वारा जो है पूरी दुनिया में प्रसारित किए जाते हैं, और फिर वो अपने एजेंडा को चला पाते हैं या अपना प्रचार कर पाते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे वो सब अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, और वो पूरी दुनिया में दिखा जाता है और आतंक को बढ़ावा मिलता है। तो वैश्वीकरण ने तो बढ़ावा दिया ही है टेररिज्म को। इसके अलावा आप देखिए कि जो वैश्वीकरण के दौर में जो एक देश के लोग दूसरे देश रहने बसने चले जाते हैं, जिसे हम डायस्पोरा कहते हैं, जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो आज के समय में ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत बढ़ गया है। अब ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो बाहर लोग रहते हैं, वो अपने जाति के लोग को या अपने समुदाय के लोग को सपोर्ट भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था एक समय पे, खालिस्तान जो आतंकवादी समूह उभर कर सामने आया था, उसे विदेश में रह रहे कुछ सिख कम्युनिटी के लोगों को या लोगों का सपोर्ट था। कनाडा के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट प्राप्त था, तो वो बाहर से उनकी मदद करता है। तो उनका पैसा इनके पास आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक क्लिक पे पैसा आ जाता है, क्योंकि कैपिटल का फ्लो बहुत तेज हो गया है। तो मदद इनको मिल जाती है, समर्थन इनको मिल जाती है। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि लिट्टे को ब्रिटेन और यूरोप से में बसे तमिलों का समर्थन मिलता था, और खालिस्तान को कनाडा में बसे सिख वगैरह का समर्थन मिल रहा था। तो ये जो कैपिटल का फ्लो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो बढ़ जाता है, तो टेररिज्म में जो लोग लगे हुए हैं उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता है। और एक बात आप ये भी देखिए कि वैश्वीकरण के समय में, ग्लोबलाइजेशन का जो ये समय है, वहाँ देशों के बीच में, जैसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, या वेस्टर्न कंट्री है, तो इनके बीच में असमानता जो है वो बढ़ी है। मतलब कुछ देश बहुत ज़्यादा धनी हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, एक्स्ट्रा कैपिटल जिसे हम कह सकते हैं, एक्सेस कैपिटल है। और कुछ देश बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पर कैपिटल इनकम लो है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी है। तो ऐसे में भी ये देखने के लिए मिलता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है,
ग्लोबलाइजेशन के समय में क्या हुआ, आपने 12th में भी पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि उस ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होना चाहिए था कि अलग अलग देशों की संस्कृति आपस में जुड़ेंगी, या जो दुनिया का एक कल्चर उभर कर सामने आएगा कि भाई इंडिया का भी कोई सब, इंडिया के किसी कल्चर को पूरे दुनिया ने अपनाया, किसी बाहर के देश के कल्चर को पूरी दुनिया ने अपनाया, तो इससे क्या होगा, कल्चर का आपस में एकता बढ़ेगी, कल्चर मतलब मिक्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कल्चर जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का पूरी दुनिया पे हावी हो गया, मतलब कल्चर का जो है वो वेस्टर्नाइजेशन हो गया। तो एक रूपता आ गई कल्चर में, संस्कृति में। तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का कल्चर जो है पूरी दुनिया में बढ़ने लगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है, वैश्वीकरण की वजह से ये हुआ। और क्योंकि पश्चिम के देशों का सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित हो गया, अब देखिए ना, आप खाना भी खाते हैं तो उसी तरह का खाते हैं, आप पहनावा है आपका उसी तरह का, आपके त्योहार मनाने के तरीके बदल चुके हैं, आपके जश्न मनाने के तरीके बदल चुके हैं, ये सब वेस्टर्न कल्चर का वर्चस्व है। तो ये जो अरब कंट्रीज है या जहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथ आतंकवाद है, उनका क्या मानना है इसके लिए? उनका मानना ये है कि उनके कल्चर को, यानी कि इस्लामिक कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से खतरा है, और उसके लिए ये जिहाद करेंगे या लड़ाई लड़ेंगे अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए ये जो है वेस्ट के खिलाफ, पश्चिम देशों के खिलाफ एक जंग छेड़ देंगे, तभी ये बचाया जा सकता है। उनका मानना ये है। तो ऐसे में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए ISIS क्या इनका कहना है, इनका कहना ही ये है कि इनके देश को, इनके कल्चर को वेस्टर्न कंट्रीज से खतरा है, तो इसीलिए वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे और उनको पीछे हटाएंगे। तो पश्चिमी मूल्य और विचार पूरी दुनिया पे अब फैल चुके हैं। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक, रूढ़िवादी जो संगठन होते हैं या आतंकवादी जो संगठन होते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाने के नाम पर हथियार उठाने का उन्हें मौका मिल जाता है। ये कारण है कि वैश्वीकरण की वजह से आप देखिए कितना घूमी हुई बात है कि वैश्वीकरण की वजह से सांस्कृतिक एकरूपता आई है, सांस्कृतिक वर्चस्व आया है पश्चिमी देशों का, और उस पश्चिमी देशों के वर्चस्व के खिलाफ ये आतंकवादी संगठन खड़े हुए हैं अपनी संस्कृति को बचाने के नाम पे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में आतंकवाद को कई प्रकार से मदद मिलती है। आपको पता है टेक्नोलॉजी शेयर जो हो जाती है, इंफॉर्मेशन शेयर आजकल इतनी आसानी से हो सकता है कि उनकी प्लानिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोपेगेंडा फैलाना, कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी मदद मिलती है उन लोग को। अब शीत युद्ध की समाप्ति, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन मतलब 1990 की हम उसके 1990 के बाद की हम बात कर रहे हैं ना, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दरअसल तो 1990 के बाद क्या है कि जब यूएसएसआर खत्म हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो दुनिया में शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। अब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो जाहिर सी बात है हथियारों की होड़ भी रुक गई थी। अब वो तो हथियार, जो यूएसएसआर है या रशिया है या अमेरिका है, ये तो हथियार ही इसलिए बना रहे थे कि एक दूसरे के लिए जो है अवरोध का सिद्धांत तैयार कर सकें, यानी कि एक दूसरे को डरा धमका सकें। बस इस्तेमाल करने के लिए नहीं कर रहे थे, बस ये दिखाने के लिए कि हमारे पास हथियार बहुत है। अब जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है उन हथियारों की तो ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि युद्ध तो वो वैसे भी नहीं करने वाले थे। तो एक्सिस आर्म्स के लिए या हथियार इतने ज़्यादा अधिक हो गए थे इनके पास कि फिर वो हथियारों को बेचने लगे, दूसरे देशों को बेचने लगे। फिर वो जब बेचने लगे तो कुछ आतंकवादी समूहों के पास भी चले गए। तो आप देखिए ना कि तालिबान के पास जो हथियार हैं वो वही सेम हथियार जो है अमेरिका के सेना के पास या फिर रूस की सेना के पास मिल जाएंगे आपको। वही हथियार दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन भी वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सिस आर्म्स के चलते, हथियारों की अधिकता के चलते आतंकवादी समूहों को ये हथियार प्राप्त हो गए सस्ते दामों पर या आसानी से प्राप्त हो गए। तो उनके पास हथियार आ कहाँ से हैं? यही देश उनको बेच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई नेक्सस और जैक लगाकर वो लोग हथियार प्राप्त कर लेते हैं आतंकवादी समूह। तो ये ग्लोबलाइजेशन के जरिए, तो ये रिलेशन आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन और टेररिज्म में। अब वो टॉपिक जो आपके इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, पोस्ट 9/11, या जैसे आप न्यू टेररिज्म कह सकते हैं। मैंने एक दो वीडियो देखी हुई है, खासकर एक वीडियो है इंग्लिश में है, पॉल साइलेंस हेल्प करके एक चैनल है, उस वीडियो की मदद से मैंने ये सब लिखा है, हिंदी में कन्वर्ट किया है। मेरी इसमें अपनी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, मैं बस यहाँ पर उसका हिंदी तर्जुमा करके जो है आपको बता रहा हूँ।
ये ज़्यादातर कंटेंट जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो उसी वीडियो से ली हुई है। पॉल साइंस हेल्प करके एक चैनल है ना, आप उसे सर्च कर सकते हैं, तो वो इंग्लिश में बताते हैं वो सर। अच्छा, 9/11 के हमले के बाद जो अमेरिका में हमला हुआ था 9/11 का 2001 में, उसके बाद से आतंकवाद का स्वरूप बदला, वहां से आतंकवाद का स्वरूप बदला। और ना सिर्फ आतंकवाद का स्वरूप बदला, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ने या युद्ध ने एक तीव्रता प्राप्त कर ली, एक तेजी प्राप्त कर ली। और पहले जो दुनिया या देश जो है अपने अपने स्तर पर अपने अपने यहाँ के आतंकवाद से लड़ते थे, अब पूरी दुनिया में विश्वव्यापी युद्ध की बात, वॉर ऑन टेरर की बात जो है वो शुरू हो गई। तो क्या फर्क है ओल्ड टेररिज्म और न्यू टेररिज्म में? क्या फर्क है? एक फ़र्क तो ये है कि पुराना जो टेररिज्म था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि पुराना जो टेररिज्म था, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की। पहले का जो न्यू टेररिज्म जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये पोस्ट 9/11 है। 2001 के बाद जो घटना घटी वहाँ पे WTC पे जो आतंकवादियों ने हमला किया, जो बिल्डिंग को डिमोलिश किया, वहाँ उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद की जो टेररिज्म है उसे न्यू टेररिज्म कहेंगे हम। तो ओल्ड टेररिज्म क्या था कि वो एक राष्ट्रीय घटना थी, एक क्षेत्रीय घटना थी, मतलब एक देश तक सीमित था। उनके जो लक्ष्य थे वो किसी एक देश तक ही सीमित थे। लेकिन जो न्यू टेररिज्म है, मैंने पहले बताया कि वो वैश्विक हो चुका है। अब देखिए, अलकायदा तालिबान का हाथ अगर उसमें माना जाए, माना जाता ही है, अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसमें अलकायदा और तालिबान का हाथ था 9/11 में, तो वो बेस्ड है वो टेररिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान में मुख्य रूप से। वो जिन लोगों ने हाईजैक किया था प्लेन, वो इकट्ठा होते हैं अरब कंट्रीज से। वो सीखते हैं एयरप्लेन चलाना अमेरिका में और हाईजैक करते हैं अमेरिका का एयरप्लेन और फिर अमेरिका की ही बिल्डिंग को तबाह करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से एक इंटरनेशनल तरीके से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में हमला किया, अब वो नहीं रहा, अब वो वैश्विक परिघटना हो चुकी है। आप देखिए कि एरिया और सिराक में जो ISIS बेस्ड था या बेस्ड है अभी भी, वो आतंकवादी घटनाओं को जब अंजाम देता है तो पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो कहीं वो उसकी सीमा ही नहीं है, किसी भी देश में हमला कर सकता है। तो अब ये वैश्विक परिघटना बन चुकी है जो एक साथ कई क्षेत्रों में हमला करती है। जो पुराना टेररिज्म था वो उसका धर्म से कोई ज़्यादा संबंध था नहीं। वो लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ते थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। वो लोग अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज का जो टेररिज्म ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है, मुख्य रूप से कट्टर इस्लामिक आतंकवाद, वो धर्म से संबंधित है, धर्म के नाम पर चलाया जा रहा है। इनका एक सैनिक रूप था जो संगठन में रहते थे। जो पुराना टेररिज्म था वो एक संगठन, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे जो पहले का आतंकवाद था, वहां पे क्या हो रहा था कि एक संगठन बना लिया। जैसे ब्लैक हैंड्स की आप बात कर लीजिए, तो ब्लैक हैंड्स जो है वो एक संगठन के तौर पे जाना गया। तो एक सैनिक की तरह रहते थे, एक हथियारबंद दस्ते की तरह रहते थे पहले के आतंकवादी जो थे। अब लेकिन वो टुकड़ियों में बंट चुके हैं, मतलब कुछ समूह उनका यहाँ, कुछ समूह उनका वहाँ, स्लीपर सेल की तहत तरह जो है पूरे देश भर में फैले हुए इस तरह से रहते हैं। पूरे विश्व में इनका लचीला संचार प्रणाली होता है, इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। कहीं इनका एक ऐसा कोई ठिकाना नहीं होता जहाँ ये मिलते हैं और जहाँ इनकी वो जो है एक बेस टाइप अब नहीं रहा उनका वैसा, अब ये बटे हुए रहते हैं। पहले का जो टेररिज्म था उनका मुख्य निशाना क्या हुआ करता था? तो जो पहले के टेररिज्म था उसका मुख्य निशाना जो है वो हमला करते थे अपने मुख्य निशाने पे अपने चुनकर। जैसे किसी बिल्डिंग को तबाह किया, मान लीजिए किसी राजा के ऊपर हमला किया, किसी नेता के ऊपर हमला किया, चुनकर मृत्यु करते थे। अंधाधुंध फायरिंग नहीं, चुनकर जिसको टारगेट बनाना है केवल उसी को मारते थे। अब क्या हुआ, नए नए ये इतना ज्यादा कट्टर है कि ये बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी दया भाव के किसी भी लोगों की या कई भी लोगों की ये जान ले लेते हैं। ये अति आतंकवाद है। अति आतंकवाद मतलब अगर इन्हें
मैसेज देना है कि हम आपको मारेंगे या हमें आपसे बात मनवानी है अपनी। तो ये बात पहले बाद में मनवाते हैं, पहले ये एक हमला करके चेतावनी देने की कोशिश करते हैं या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, और पूरा रेलवे स्टेशन तक पे बम ब्लास्ट कर सकते हैं, किसी होटल में बम ब्लास्ट कर देते हैं। अब ये किसी एक टारगेट को नहीं चुनते, ये कहीं भी हमला कर देते हैं, कितने भी लोगों की जान ले लेते हैं। तो ये ऐसे न्यू टेररिज्म इस तरह से है। अब आप अगर इनकी मुख्य रूप से ये हत्या कैसे करते थे, पहले ओल्ड टेररिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये कैसे हत्या करते थे, हाईजैक विमान हाईजैक कर लेते थे, बंधक बना लेते थे, किडनैप कर लेते थे, इस तरीके का ये जो है इस्तेमाल करते थे पहले। अब बदल चुका है, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका वगैरह में क्या हो रहा है, फ्रांस वगैरह में क्या हो रहा है, ये लोग जो है ट्रक वगैरह को अपना हथियार बना रहे हैं, ट्रक को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, भीड़ भाड़ वाली इलाका में ट्रक जो है लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, हथियारों के प्रयोग में ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं, आत्मघाती हमला करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से धमाके करते हैं, सीरियल बॉम्ब ब्लास्टिंग जिसे कहते हैं, और अंधाधुंध गोलीबारी कर देते हैं, मतलब भीड़ में जाके बिल्कुल गोलीबारी चला दी और जितने लोग को मार सकते हैं उतना तरह से मार लेते हैं। या आत्मघाती हमला भी करते हैं कि अपने शरीर में जो है बम फिट कर लेते हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि जो बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह से जान गई, तो वहाँ पे एक 14-15 साल का बच्चा था, उसने जो है वो बॉम्ब अपने शरीर में बांधा और वहाँ जाके अपने आप को उड़ा लिया। तो उस तरह के आत्मघाती और भी बहुत एग्जाम्पल आपको दिखेंगे ऐसे। तो ये एक नया तरीका है इनका। यह मुख्य धारा की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ पहले नहीं था। जो पुराना टेररिज्म था वो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं होती थी, क्योंकि वो एक देश के अंदर तक सीमित था, जैसा मैंने आपको बताया पुराना टेररिज्म। लेकिन अब क्योंकि वो इंटरनेशनल हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अब ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कॉन्फ्रेंसेस होगी, जो सम्मेलन होंगे, वहाँ पे इसकी बात होगी। फिर वहाँ पे अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, रूस, चीन, ये सब जो है क्या करेंगे, एक बात करेंगे और आतंकवाद को ख़त्म करने पर एक एजेंडा सेट करेंगे, अलग अलग तरीके से बात विवाद करेंगे। तो अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन चुका है, वहाँ पर इसके ऊपर अब बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये आप कह सकते हैं कंपैरिजन छोटा सा इंटरनेशनल न्यू एंड ओल्ड टेररिज्म के बारे में। मौजूदा समय में कोई भी ऐसी शिखर वार्ता बिना आतंकवाद के चर्चा किए पूरी नहीं होती है। आज के समय पे जितनी भी शिखर वार्ताएं होती है, जितने भी समिट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो वहाँ पे आतंकवाद एक मुद्दा जरूर होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंकवाद पर बहस इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी देश मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। ये मान लिया गया है कि कोई एक देश, भले ही वो अमेरिका क्यों ना हो, एक देश, केवल एक देश उसे नहीं हरा सकता। आतंकवाद क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है, तो उसको लड़ने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। सभी देशों को मिलकर काम करना होगा आतंकवाद को हराने के लिए। इस प्रश्न इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्या असर पड़ा है शांति पे, सुरक्षा पे और वैश्विक राजनीति पे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आतंकवादी हमले को राज्य अपने खिलाफ युद्ध मानते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। जाहिर सी बात है, आपके ऊपर आतंकवादी, आपके देश के ऊपर आतंकवादी हमला होगा तो आप इसे एक युद्ध की तरह लेंगे, ऐसा रिएक्ट आप करेंगे कि वो एक युद्ध की तरह है आपके खिलाफ। अब उस आतंकवादी घटना का इस्तेमाल करके आपके ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, अगर उसमें कोई दूसरा देश इन्वॉल्व है, बात समझिए मेरी, जैसे मुंबई में हमले होते हैं आतंकवादी, भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने इनकी मदद की है, तो भारत उन आतंकवादियों को अपना दुश्मन तो मानेगा ही, वो पाकिस्तान को भी दुश्मन मानेगा, क्योंकि उसकी एक भूमिका रही है उस आतंकवादी हमले को पूरा करवाने में। अब देख ध्यान से, तो जिस आतंकवादी संगठन ने हमारे देश पे हमला किया, वो आतंकवादी संगठन जिस देश से संबंधित है, जहां उसका ठिकाना है, फिर वो हमारा दुश्मन हो जाता है ना। तो इससे क्या है, अब इससे दो देशों के बीच में टकरार बढ़ेगी, युद्ध का खतरा बढ़ेगा। और अगर उस देश ने इस आतंकवादी हमले को युद्ध ही मान लिया, तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। तो वर्ल्ड पीस के लिए खतरा, सिक्योरिटी के लिए खतरा। यदि आतंकवादी समूह किसी दूसरे देश में है,
मान लीजिए मेरे देश की ही आतंकवादी किसी कोई आतंकवादी संगठन हो, उसने हमारे ही देश में वो हमला किया, तो हम दूसरे देशों को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आतंकवादी समूह दूसरे देश में बेस्ड है तो क्या होता है कि उन देशों तो एक देश उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके आतंकवादियों को मारता है, परंतु इससे दो देशों के बीच युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे कि भारत ने पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए जो पाकिस्तान में घुसकर जो है बालाकोट नाम की जो जगह थी, मेरे ख्याल से, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा इतना अच्छे से, वहां जाके जो है हमला किया। तो ऐसे में क्या होता है कि दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जिस आतंकवादी संगठन ने हमारे ऊपर हमला किया वो किसी दूसरे देश में है, तो अब उनसे बदला लेने के लिए मुझे उनके कैंप पे हमला करना पड़ेगा, लेकिन वो तो दूसरे देशों में है। और अगर उस देश ने अपने ऊपर इसे हमला मान लिया तो फिर दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। ये एक बात, ये फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आतंकवाद का राजनीतिकरण हो जाता है या किया गया है। आतंकवाद का राजनीतिकरण किया गया है, मतलब गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, आपके लिए आतंकवाद मेरे लिए बहुत बढ़िया है, आप आतंकवाद को जन्म देते हैं, हम इससे केवल लड़ रहे हैं, इस तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। और हम जो है आतंकवाद को देशों के साथ जोड़ने लगते हैं, धर्म के साथ जोड़ने लगते हैं। ये बहुत हो गया है अब आतंकवाद के साथ। तो आतंकवाद को एक खास संस्कृति व धर्म के साथ जोड़कर देखा गया है। इससे कोई देश अपने हित व भू राजनीति जो राजनीति है उसे पूरा करने के लिए अन्य देश पर हमला करता है, अपने हित को पूरा करने के लिए। जैसे आप देखिए ना कि अमेरिका ने, ऐसा माना जाता है कि इराक और सीरिया में अपने पसंद की सरकार बिठाने के लिए वहाँ के तेल भंडारों पर इनडायरेक्टली कब्जा करने के लिए जो है वहाँ पे पहले तो रिवोल्ट को बढ़ावा दिया। जब वो आतंकवादी समूह बन गए तो फिर उन आतंकवादी समूहों को खत्म करने पे जो है, करने के नाम पे जो है अपनी सेना उतारी और वहां युद्ध की शुरुआत कर दी इराक और सीरिया में। तो ऐसे में क्या हुआ, या इराक में जब सद्दाम हुसैन की सरकार थी तो वहां पे भी फिर उसी तरह से अमेरिका ने हमला किया। तो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अमेरिका ने जो है वहां पे उन देशों पे हमला किया, ये कहकर कि वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। परंतु यदि किसी अन्य आतंकी हमले पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो फिर कैसे माना जाएगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। जैसे कि अब अमेरिका जो है अपने ऊपर अगर आतंकवादी हमला होता, मतलब अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, तब तो उन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट किया, वॉर ऑन टेरर शुरू कर दिया, अफगानिस्तान में मिसाइलें गिराई, सूडान में मिसाइलें गिराई। लेकिन जब पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है, पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन भारत के ऊपर हमला करता है, तो वो उतनी कड़ी निंदा या उतनी ज्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे में दोहरा चरित्र नजर आता है और ये पता चलता है कि वो आतंकवाद पर राजनीति कर रहा है। उसके लिए कोई सा टेररिज्म जो है बैड है, कुछ टेररिज्म गुड है। जे अब आप ये जरा सर्च करिएगा, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म किसने कहा? ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो भाई गुड और बैड टेररिज्म क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल थोड़ी है कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, नहीं यार, वो टेररिज्म है ना, तो उस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए, गुड और बैड में नहीं, या गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जो, खैर। देश आतंकवाद को अच्छा और बुरा आतंकवाद में बांट देते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं, आप जरा सर्च करिए गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म किसने कहा है। यह परिस्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो जाती है, क्योंकि जिस टेररिज्म को आप गुड कह रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए खराब हो ना, है ना, तो आप उसके पक्ष में चले जाते हैं उस तरह के टेररिज्म के, और हम उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं या उसके खिलाफ युद्ध की स्थिति लाते हैं, तो हमारे बीच में भी जो है वो युद्ध की जैसी स्थिति या संघर्ष जैसी स्थिति हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन जाता है। जैसे अमेरिका यह आरोप लगाता है कि वह इराक व सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के साथ वहां के तेल भंडारों पर नियंत्रण कर रहा है। यही स्थिति ईरान पर अपनाई गई। चीन मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो खेल जाता है। तो ये बड़ा अजीब है ना कि चीन कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादी मसूद अजहर को इंटरनेशनल और ब्लैकलिस्ट करने की बात आती है तो चीन उस पर जो है वीटो कार्ड खेल देता है और उसको ऐसा करने से, मतलब मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पे जो है वीटो रख देता है। तो यहाँ पे दोहरा चरित्र नजर आता है।
तो फिर जाके इंडिया और चीन के बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और ये शांति के लिए खतरा है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि आतंकवाद का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। इंडिया का क्या मानना है? इंडिया का मानना यह है कि आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर सभी देशों को साथ आना चाहिए। भारत का मानना है कि गुड और बैड टेररिज्म जैसा कुछ नहीं होता, सभी टेररिज्म, सभी प्रकार के टेररिज्म ही है, आतंकवादी ही हैं, और सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए, सबको खत्म करने पे जोर देना चाहिए। आतंकवाद के कारण उदारवादी लोकतंत्र जो है वो खतरे में चला जाता है, जो आप डेमोक्रेसी है वो खतरे में चली जाती है। कैसे? आतंकवाद से निपटने के नाम पर सरकारें जो है अपनी नागरिकों के अधिकारों को कम कर दी। जैसे टाडा वगैरह का आपने नाम सुना होगा, इंडिया में टाडा है। यूएसए में ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप है। आपने न्यूयॉर्क फिल्म देखी होगी जॉन इब्राहिम की, नील नितिन मुकेश की, कटरीना कैफ की। उसमें आपने देखा होगा किस तरह से जो है वहाँ बिना किसी जब डिटेंट किया जाता है तो ना वकील मिलता है आपको, ना कुछ, आपको तड़पाया जाता है आपसे सच उगलवाने के लिए, भले ही आपने उस तरह का काम किया हो या ना हो। इतना टॉर्चर दिया जाता है कि कुछ लोग तो शायद मेरे ख्याल से अपने आप ही मान लेते होंगे कि हाँ, हमने किसी घटना को अंजाम दिया है। तो आतंकवाद के लड़ने के नाम पे जो है लोगों से अधिकार छीन लिए जाते हैं, ये कहकर कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें आपका डेटा चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमें आपको की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, आपके कॉल डिटेल्स खंगालने पड़ेंगे, आपको हम अधिकार नहीं दे सकते उस तरह के। तो इस तरह से जो है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी खतरे में चली जाती है। वह ऐसे नियम बनाने लग जाते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्तावादी शासन में बदलने लग जाती है, टोटलिटेरियन रिजीम लाने की तरफ। इससे लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाते हैं। इससे देश के अंदर जो है वो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, पीस को जो है बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे कि ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप जो है यूएसए के अंदर है, एनएसए और जो टाडा लगाया जाता है इंडिया के अंदर, वो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि किस तरह से टाडा से जो है बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को टाडा लगा के जो है कभी कभी गिरफ्तार करवा दिया जाता है, या देश के सिक्योरिटी के नाम पर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गलत इस्तेमाल की बात सामने आती है। बड़े आतंकी हमले शेयर बाजार को गिरा देते हैं, ये एक फ़र्क है। एक इम्पैक्ट ये पड़ता है ज़रूर कि जब किसी देश के ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो वहाँ के शेयर मार्केट बहुत धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ ना, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तथा आर्थिक नुकसान को बहुत बढ़ावा देता है, एवं पलायन की समस्या व आतंकवाद पीड़ित को बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे आर्थिक क्रिया करने में मुश्किलें आती हैं और वस्तु व श्रम के सीमा पार संचालन में बाधा पड़ती है। मतलब ये कि अगर आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर ऐसे में जिस चीज़ का वो, जैसा मैंने आपको बताया ना कि कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, शिप के इस्तेमाल करते हैं, आने जाने में जो वीज़ा वगैरह गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए कि 9/11 के बाद से अमेरिका जाना कितना मुश्किल हो चुका है। तो आर्थिक अमेरिका में कोई कंपनी खोलना, अमेरिका में एडमिशन लेना, ये सब इतना मुश्किल हो चुका है अब कि अब देखिए अगर आपके सरनेम में कोई मुस्लिम नाम है या आपके नाम में कोई मुस्लिम वर्ड आ जाता है तो आपकी खतरनाक चेकिंग होती है अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ आतंकवाद के बढ़ने के कारण, आतंकवादी हमले के कारण। अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ तो उसने अमेरिका को पूरी तरह से बदल दिया। अमेरिका की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई कि अब वहाँ पर आना जाना, श्रम का आना जाना, लेबर का आना जाना, लोगों का आना जाना, इनफैक्ट वस्तुओं का आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो आर्थिक क्रिया में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। 9/11 के बाद अमेरिका में यात्रा करना और अन्य यूरोपीय देशों में संचालन करना जो है आसान नहीं रह गया है। इसके अलावा आतंकवाद से पीड़ित क्षेत्र से जो लोग पलायन करते हैं, जहाँ पे आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा, जैसे इराक और सीरिया, वहाँ से जो लोग निकल के यूरोप के देशों में जा रहे हैं, उनको एक अलग ही जगह पर शरणार्थी के तौर पे जो है वो रखा जाता है, और वो जगह जेल से कम नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर वो शक की निगाहें होती है कि ये लोग जिस जगह से आए हैं वहाँ आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ये हमारे यहाँ भी क्राइम को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इनको एक बैरक की जैसे जगह के अंदर रखा जाता है, एक सीमा के अंदर रखा जाता है। बस शरणार्थी के तौर पे जो लोग मान लीजिए जर्मनी गए, इराक से निकल कर जर्मनी गए, तो जर्मनी ने एक शहर टाइप बसा दिया जिसे चारों तरफ से घेर लिया, और बस यहीं रहोगे तुम लोग, यहीं तुम्हें जो है सारी सुविधाएं जिस तरह की भी दे सकते हैं हम देंगे। तो जो लोग पलायन करते हैं वह अपने देश में शरणार्थी, अपने ही देश में जो है वो शरणार्थी बन जाते हैं, अन्य देश में जाके जो है शरणार्थी बन जाते हैं।
कुछ जगह उन्हें शरण मिलती है, कुछ जगह उन्हें डिटेंशन कैंप में रखना पड़ता है। इससे वह गैर कानूनी शरणार्थियों का मुद्दा उभरने लग जाता है, जैसा इंडिया में भी ऐसा हुआ ना कि तो गैर कानूनी शरणार्थी के मुद्दे उभरने लग जाते, इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा उभरने लग जाता है और बाकी देश जो है इस पर फिर रोक लगा देते हैं, तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। अब अभी हाल ही में बांग्लादेश में ऐसा हुआ कि रोहिंग्यास को लेकर जो है लाखों रोहिंग्यास को जो है म्यांमार से निकल के बांग्लादेश आना पड़ा। बांग्लादेश ने उन्हें अपनी ज़मीन पे बसाया। अब वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उनको उठाकर वो जो है एक दूसरे टापू पे लेके जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कह रहा है कि वो टापू सुरक्षित नहीं है, वो कभी भी डूब सकता है। बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो अगर हम वहाँ पहुँचा रहे हैं, वहाँ उनको सुविधा दे रहे हैं, तो आप ऐसा करने से हमें रोक रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह की संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। तो वैश्विक आतंकवाद जो है वो गैर राज्य करता है। मतलब आज का जो आतंकवाद है वो राज्य के कंट्रोल में है ही नहीं, वो राज्य से, स्टेट की पावर से दूर है। पर यह समूह किसी न किसी देश में संचालित होते हैं, ये भी, लेकिन ये भी सच है कि वो किसी न किसी देश में तो हैं, किसी न किसी देश में तो उनके ठिकाने हैं ही। इसलिए यह भी आरोप लगता है कि वह आतंकी संगठन राज्य द्वारा प्रायोजित है। ऐसा भी है, भारत भी मानता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए। यूएसए जो है ईरान पर ये आरोप लगाता है, अमेरिका की, ईरान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिस कारण देशों के बीच जो है संबंध लगातार खराब होते चले जाते हैं, युद्ध की स्थिति लगातार पैदा होती चली जाती है। अभी लगभग 10 महीने पहले की बात है कि किस तरह से अमेरिका ने जो है एक हमला करके, हवाई हमला करके जो है ईरान के सेना के सेनाध्यक्ष, हम जैसे कह सकते हैं, उसको मरवा दिया, ये कहकर कि वो साजिश रच रहा था यूएसए पे अटैक करने की। अभी इसमें सच्चाई है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन अमेरिका ने यह आरोप लगाकर ईरान के सैन्य अध्यक्ष को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से जो है दोनों ही देशों के बीच में विवाद शुरू हो गया था और युद्ध की खैर स्थिति तो पैदा हुई नहीं, लेकिन संघर्ष की स्थिति तो पैदा हुई ही। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। तो इस कारण क्या होता है, इस कारण देशों के बीच में जो है वो, इस कारण देशों के बीच में जो है संबंध खराब होते हैं और युद्ध की स्थिति पैदा होती है तथा इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और शांति के लिए भी खतरा पैदा होता है। ये इम्पैक्ट के में आप लिखेंगे। कैसे लड़ा जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया, देखिए खत्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब आतंकवाद को। तो ये हम कह सकते ज़रूर है कि इसे रोका जाना चाहिए, इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसे लड़ा जाना चाहिए। ख़त्म करने की बात बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे टेररिज्म में कमी आए। तो कैसे हम जो है, क्या है तरीका टेररिज्म से लड़ने का या उसको कंट्रोल करने का? तो सबसे पहली बात तो ये कहा जाता है कि स्टेट की क्षमता बढ़ा दी जाए, स्टेट की पावर बढ़ा दी जाए, उसकी रक्षा करने की जो शक्ति है वो बढ़ा दी जाए। रक्षा को बढ़ाना, देश को सुरक्षित करना, सुरक्षा बढ़ाना, निगरानी बढ़ाना, कानूनी रास्ते से आतंकवाद को खत्म करना, ये सब हो सकता है। परंतु इससे लोकतांत्रिक मूल्य कम होते हैं। मतलब क्यों होते हैं कम? आप जब सुरक्षा बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ अधिकारों में कमी करनी पड़ेगी। अगर आपको सरकारों को ज़्यादा शक्तियां देनी है तो आपको नागरिक के अधिकारों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, स्वतंत्रता को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यह कानून और जो है, जो कानून बनाती है सरकारें अपनी पावर बढ़ाने के लिए, उसके अंडर में सारे नागरिक आ जाते हैं, तो वो सारे नागरिकों पे निगरानी रखती है और इस निगरानी के चलते लोगों के कुछ अधिकार कम होते हैं, प्राइवेसी का खतरा बन जाता, खतरा जो है वो बढ़ जाता है, प्राइवेसी के को जो खतरा है वो बढ़ जाता है और आतंकवाद को सहानुभूति भी मिलना शुरू हो जाती है। तो ये हो सकता है एक तो कि इस राज्य की क्षमता बढ़ा दी जाए, तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं या उससे लड़ाई कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सैन्य दमन के द्वारा, मतलब सेना के अत्यधिक प्रयोग के द्वारा जो है आप आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। चेचन्या और श्रीलंका में ये ऐसा हुआ है। श्रीलंका ने लेट्टे पर काबू पाया। तो एक तो ये हो सकता है कि सेना का प्रयोग करके, सैन्य कार्रवाई करके जो है आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है।
इसराइल की सेना ये बहुत अच्छा काम करती है कि अगर उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला छोटा मोटा भी होता है तो वो अगले कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में वो उस आतंकवादी संगठन से या उस के ठिकाने पे हमला करके उसका बदला ले सकती है। जितने नागरिक उसके मारे जाते हैं उसी तरह से वो आतंकवादियों को मारकर बदला लेती है। तो इसराइल की सेना का प्रयोग आतंकी हमले को बदला लेने के लिए जो है वो सफल रहा है। भारत भी इसमें बहुत आगे अब निकल चुका है, क्योंकि उसने भी जब जब उसके ऊपर बड़े आतंकवादी कार्रवाई हुए हैं हाल के दिनों में, पिछले 6-7 सालों में, हालांकि पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पिछले 6-7 सालों में जब ऐसा हुआ है कि जो नई गवर्नमेंट्स नई गवर्नमेंट आई है, उसने सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पीओके में या पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उस पर कार्रवाई की है, हमला करके सेना से कार्रवाई करवाई है, सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है। तो ये हो सकता है सैन्य दमन के द्वारा फिर जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं या फाइट कर सकते हैं। तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप बातचीत करिए उनसे कि क्या मांग है भाई आपकी, क्यों आप इतना आतंकवाद फैला रहे हैं या हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बातचीत करते हैं। वह संगठन जो देश के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें रोकने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जा सकता है, और बीच का मार्ग जिस पर दोनों सहमत हो जाएं, जिस पे दोनों की कुछ कुछ चीजें मिल जाएं, उस पर सहमति निकाली जाए। ऐसा हुआ भी है। नॉर्दर्न आयरलैंड और साउथ एशिया में साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, साउथ अफ्रीका जो जिससे आपके नेल्सन मंडेला जुड़े हुए थे, तो उन पर आरोप लगाया जाता था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जब उनसे बातचीत हुई, नॉर्दर्न आयरलैंड जैसे जो थी चीज़ें, वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन थे जिनको कहा जाता था, उनसे बातचीत के द्वारा जो है राजनीतिक सहमति बनाई गई। फिर उन्होंने वो हथियार का रास्ता त्याग दिया। तो राजनीतिक रूप से अगर आप बातचीत करेंगे उनके डिमांड के ऊपर, तो शायद हो सकता है वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ के एक सही रास्ते पे आ जाए। ये भी हो सकता है। चौथा तरीका हो सकता है वैश्विक सहयोग के द्वारा। वैश्विक सहयोग मतलब सारे देश मिलकर करते हैं काम, एक देश के बस की बात नहीं है, ये भी मानना है। जैसे कि वॉर ऑन टेरर, कई देश जो है अमेरिका के साथ इसमें आए। वॉर ऑन टेरर जब उसने चलाया, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध जब उसने चलाया, तो कई देश जो है अमेरिका के साथ आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन को काली सूची में डालने के लिए सभी देशों को साथ आना पड़ता है। उनके खिलाफ साझी कार्रवाई करने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो देश हैं उनकी पहचान करने के लिए, मतलब जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए, उनको पहचान करने के लिए भी सभी देशों को साथ आना पड़ता है। उन्हें कमज़ोर करने के लिए सभी देशों को साथ आना पड़ता है। और तो और जो अपराध हो रहे हैं, जैसे आपके देश में एक आतंकवादी कार्रवाई हुई, वहाँ का आतंकवादी जो है क्रिमिनल किसी दूसरे देश में पकड़ाया गया है, तो ऐसे में उसको सजा देने के लिए आपको उस देश को सौंपना पड़ेगा ना जहां उसने आतंकवादी कार्रवाई की थी। तो इंटरपोल को बढ़ावा दिया जाए, जो इंटरनेशनल पुलिस जो है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरपोल जो है, उसके द्वारा अपराधी को सजा देने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और ये तभी होगा जब देश जो है एक साथ आएंगे, वैश्विक सहयोग मिलेगा। ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना चाहिए कि किस तरह से हम आतंकवाद से लड़ेंगे, आतंकवाद को किस तरह से जो है ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से उसको हम सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं। ये कुछ आ जाता होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, इंटरनेशनल टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट टेररिज्म पोस्ट 9/11 डेवलपमेंट। तो ये आपका यूनिट में आपका ये टॉपिक है। मैंने 2 वीडियो में से ख़त्म किया है। आप दोनों वीडियो की लिंक, पार्ट 2 ये है, पार्ट 1 आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि कोई सवाल है तो कमेंट करें। धन्यवाद।